एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th का सबसे पहला चैप्टर बायो का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है वो डिलीट कर दिया गया है, बिकॉज सीबीएसई और आईसीएसई इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछती है, तो इसको डिलीट कर दिया गया है। हालांकि बिहार बोर्ड से कोई चैप्टर अभी तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकते हैं। आप अगर प्रीवियस जो ईयर्स का क्वेश्चन है, जैसे 25 का हो गया, 24 का हो गया और 23 का हो गया, ऐसे आप अगर एनालिसिस करेंगे तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक बार आया है। जैसे अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है या मल्टीपल फ्यूजन, अनफेवरेबल कंडीशन में कौन सा होता है, तो अगर आप एनालिसिस करेंगे तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन पूछता है। तो ये बिहार बोर्ड के लिए कोई ऐसा न्यू ये नहीं है कि बिहार बोर्ड, जो भी बिहार बोर्ड से कंसल्टेड है, जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से अपना पढ़ रहे हैं, उसके लिए कोई चेंजेबल नहीं है। जैसा पहले सिलेबस था वैसा ही अब है। ये एनसीईआरटी जो आपका सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड फॉलो करता है इसके लिए है, और कुछ स्टेट बोर्ड्स जो होते हैं वो अपना अपने तरीके से जो डिलेटेड चैप्टर से उसको ना पढ़ के और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनसीईआरटी में दिया गया है उतना पढ़ के वो कर सकते हैं। हालांकि न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर डिलीटेड है, फिर भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन वो अभी तक नहीं आया है कि ये चैप्टर से नहीं पूछेगा या नहीं पूछेगा। अब पूछता ही है। प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने ऐसा देखा है कि जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। बहुत ही चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें लाइफ स्पेन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में 2 ही टॉपिक अपने लोगों को पढ़ना होता है, इधर कुछ नहीं पढ़ना होता है। पूरे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में 2 ही टॉपिक पढ़ना है, एक पढ़ना है लाइफ स्पेन और दूसरा पढ़ना है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को पढ़ लिए, लाइफ स्पेन को पढ़ लिए, ये चैप्टर खत्म। आइए आपको बताते हैं कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास जो जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा वो ये रहेगा, लाइफ स्पेन किसे कहते हैं और कुछ डेटा जो ऑब्वियसली जो रिपीटेड फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब देखो, पूरा गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, पूरा श्योरिटी तो नहीं दे सकते हैं कि यही डेटा पूछेगा, लेकिन ऐसा है कि इतने डेटा में से पूरा ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के क्या, पूरा मान के चलो कि इस डेटा में से कुछ ना कुछ डेटा वो उठा के पूछ देगा। तो ये डेटा अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा कंसाइज फॉर्म में डेटा है, कुछ 13 डेटा है लाइफ स्पेन का, ऑर्गेनिज्म का, जो आपको याद रहना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं लाइफ स्पेन क्या होता है। लाइफ स्पेन मतलब होता है जीवन अवधि। लाइफ स्पेन सर तो ये आप तो हिंदी बता रहे हो, अरे इंग्लिश में इसका डेफिनेशन भी बताएंगे, आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। लाइफ स्पेन मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच के समय में जितना दिन जिंदा रहता है, उसी बीच के समय को, टाइम पीरियड को उसका लाइफ स्पेन कहा जाता है। फिर से, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरल डेथ और बर्थ जो होता है उसके बीच जितना समय तक वो जिंदा रहता है उसी को उसका लाइफ स्पेन कहते हैं। जैसे किसी का जन्म मान लो 2004 में हुआ, किसी का जन्म मान लो 2003 में हुआ, या किसी का जन्म मान लो 2005 में हुआ, और वो 70 साल तक जिया, मतलब 70 साल तक उसका कोई ऐसा डिजीज नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंटल केस नहीं हुआ, और 70 साल 80 साल में वो बूढ़ा होके मर गया, तो उसका लाइफ स्पेन कितना हो जाएगा? 70 साल, 80 साल। अब बात यहाँ आती है कि सर किसी को बीमारी हो गया तो वो 30 साल में ही मर गया, क्या उसका लाइफ स्पेन 30 साल होगा? नहीं, वो लाइफ स्पेन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, मैंने वर्ड यूज किया नेचुरल डेथ। उस ऑर्गेनिज्म का प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए, जो प्रकृति के द्वारा डिसाइड किया गया मृत्यु है, डेथ है, कि 70 साल 80 साल के बाद हमारा जो ओल्ड एज आता है उसके बाद आदमी मरता है। ये तो आप एक्सीडेंटल केस बता रहे हो, ये तो आप डिजीज वाला केस बता रहे हो। तो डिजीज वाले केस में हम खुद व खुद अपने थोड़ी मरते हैं, वो वायरस, वो बैक्टीरिया, वो प्रोटोजोआ हमारे बॉडी के अंदर रहता है, जिसके चलते हमें डिजीज कॉज कर देता है, बीमारी कर देता है।
इसी के कारण हम लोग डेथ कर जाते हैं। तो वो नेचुरल डेथ नहीं है, वो आपका एक्सीडेंटल केस है, डिजीज कॉजिंग वाला केस है। तो उस केस में हम उस एज को लाइफ स्पेन फैक्टर नहीं मानेंगे। तो लाइफ स्पेन का सीधा डिफिनीशन आप देंगे कि लाइफ स्पेन किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या बताता है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच के समय को वो डिसाइड करता है कि उसका कितना दिन तक वो जिंदा रहा। तो इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ कि द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच के समय को क्या कहते हैं, उसका लाइफ स्पेन कहा जाता है। अब एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, 1 मिनट, द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। अब इस स्टेटमेंट में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ये समझ लो। कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जो होता है उसके साइज के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा और कोई छोटा है तो वो कम दिन में ही मर जाएगा। ऐसा हम जनरली या टोटली नहीं कह सकते हैं। मान लेते हैं कि हाथी है, एलिफेंट है और तोता है, पैरोट है। तो हाथी तोता से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या, हाथी ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा और तोता कम दिन में मर जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो यही आपका एनसीईआरटी का लाइन है, स्टेटमेंट है कि द लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। मैंने अपने लैंग्वेज में इसको लिखा है कि लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन उसके साइज पे डिपेंड करेगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हाँ, कुछ केस में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जैसे हम लोग और चींटी में अंतर, चींटी में या बटरफ्लाई में कंपैरिजन करें तो हम लोग बटरफ्लाई से बड़े हैं और ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं, 70 साल तक जीते हैं, 74 साल तक, 75 साल तक, 80 साल तक जीते हैं। लेकिन बटरफ्लाई 1 से 2 वीक में मर जाती है। तो इस केस में हम कह सकते हैं। लेकिन जनरली हम अगर पूरे टोटली बात करें, पूरे फाइनली बात करें, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर वक्त यही केस होगा कि बड़ा ऑर्गेनिज्म है साइज में तो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, छोटा ऑर्गेनिज्म है तो कम दिन तक जिंदा रहेगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। कुछ केस में कह सकते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया कि आप और चींटी में अगर एग्जांपल बताए, बटरफ्लाई में एग्जांपल बताए, तो आपसे बटरफ्लाई छोटी है और कम दिन तक जिंदा रहती है, जबकि आप 70 से 74 साल तक जिंदा रहते हो। लेकिन सभी केस में ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या समझ में आया सर? इससे ये समझ में आया कि लाइफ स्पेन जो है किसी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा और कोई छोटा है तो कम दिन तक जिंदा रहेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं कि एक एलिफेंट का लाइफ स्पेन 60 से 70 साल है, जबकि पैरोट का लाइफ स्पेन 140 साल है। ये एग्जाम्पल बताने का रीजन क्या है? ये एग्जाम्पल बताने का एक ही रीजन है कि जो मैंने बताया कि लाइफ स्पेन किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ देखो, एलिफेंट और पैरोट में, कहाँ गया पैरोट जी? एलिफेंट और पैरोट में कौन ज़्यादा बड़ा है? सर साइज में एलिफेंट बड़ा है, छोटा कौन है? पैरोट छोटा है। अब देखो, साइज में बड़ा है लेकिन ये कम दिन तक जिंदा रहेगा, 60 से 70 साल ही ये जिंदा रहेगा, धरती पर रहेगा। लेकिन पैरोट 140 साल, मतलब इसका दुगुना जिएगा। इसका क्या मतलब है? किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन आप ये नहीं कह सकते हो कि वो बड़ा है तो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा और छोटा है तो कम दिन तक, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। कुछ डेटा है जो एनसीईआरटी में गिवन है आपका, और एनसीईआरटी का डेटा ऐसा मान के चलो कि वो डेटा नहीं, वो एक तरह से तुमको ऐसा बोल दिया है कि इस जो ये जो डेटा है इसमें से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि अक्सर एनालिसिस करोगे तो ये जानोगे या ये पाओगे कि एनसीईआरटी का डेटा जैसा डेटा रहता है वैसा ही पूछता है वो। एनसीईआरटी का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ही, उसका डेटा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डेटा याद रहना चाहिए। कुछ डेटा है जो ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन को बताता है। जैसे बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन कितना होता है? 1 से 2 वीक। फ्रूट फ्लाई का 1 मंथ होता है। राइस प्लांट का 4 मंथ्स होता है। व्हीट प्लांट का 5 मंथ्स होता है। कौवा का 15 साल होता है। काऊ का 25 साल होता है। बनाना ट्री का भी 25 साल होता है अप्रोक्सीमेटली। सिक्वे जो रेडवुड ट्री होती है उसका 3000 से 4000 साल होता है, बहुत ज़्यादा इसका लाइफ स्पेन होता है, ड्यूरेशन।
बनियान ट्री का 200 से 300 साल होता है, डॉग का 10 से 20 साल होता है, ह्यूमन बींग्स का 70 साल होता है, एलिफेंट का 74 साल होता है और पैरट का 140 साल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थी, जो डेटा आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक पढ़ा। कितना टॉपिक? 2 टॉपिक पढ़ा। पहले हमने जाना कि सर लाइफ स्पेन क्या होता है, तो मैंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन ये बताता है कि वो बर्थ से, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु जो होता है उसका, उसके बीच में कितना दिन तक वो जिंदा रहा। मतलब बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच के समय को क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि लाइफ स्पेन किसी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। उसके पहले मैंने बताया था कि क्या लाइफ स्पेन किसी एक्सीडेंटल केस के एज को लाइफ स्पेन कह सकते हैं, या कोई ऑर्गेनिज्म 20 साल में ही मर गया तो उसका लाइफ स्पेन 20 साल होगा? तो बिल्कुल नहीं। नेचुरल डेथ होना चाहिए, कोई एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए और किसी टाइप का बीमारी नहीं होना चाहिए। चलिए, उसके बाद मैंने बताया कि एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने साइज के प्रोपोर्शनल जो जिंदा नहीं रहता है। मतलब उसका जो लाइफ स्पेन होता है ऑर्गेनिज्म का वो प्रोपोर्शनल नहीं होता। प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर। तो ऐसे मतलब एक नंबर बढ़ता है तो दूसरा नंबर भी बढ़ता है उसके साथ। ठीक है, तो ये जो है वो अपने साइज के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, और कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो वो कम दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। तो ये मिसकंसेप्शन है, और ऐसा कहा जाता है कि जो ये लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म का है उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद हमने कुछ डेटा देखा और उस डेटा के बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका लाइफ स्पेन उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो आज के वीडियो में अब तक के लिए जो कंसेप्ट था वो मैंने दे दिया। आज के वीडियो के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।